नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग विश्वविद्यालय का जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था उसकी तरफ से एक सेमिनार थी। ये सेमिनार में सुरेखा यादव जी भी मौजूद थी और उन्होंने वो उस मामले में सबसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं तो दयालबाग के बारे में, तो वो सब चीज़ें बताएंगी। अब हम चलते हैं सुरेखा जी के पास। सुरेखा जी मेरे समक्ष हैं। सुरेखा जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए। ये आयुष मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम जगह जगह कराए जा रहे हैं। जी जी। जिसमें विशेष रूप से जो DI डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग है जी, वो सारे उन कार्यक्रमों को फॉलो करता है और जो भी वहाँ से आदेश होते हैं उस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो विशेष रूप से नारी के ऊपर था। स्वस्थ नारी सशक्त भारत, सशक्त भारत, जी, जी। ये इसका सब्जेक्ट था। जी। विशेष रूप से एक महिला जो है वो जो काम करती है वो काम पुरुषों का एक टाइम में आके रात के टाइम ख़त्म हो जाता है कि भाई अब रात हो गई, अब हम आराम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो महिलाएं होती हैं जी, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, फैमिली के लिए जब तक नहीं आराम की स्थिति में आती है, जब तक कि उनको खाना पीना खिला के बिस्तर पे सुलाने तक का काम ना करे। तो जो एक काम पुरुष स्टार्ट करता है सुबह के टाइम पे, उससे पहले नारी खड़ी हो जाती है। और जब दिन का समाप्त होना होता है रात के टाइम पे, तो जिस समय पुरुष वर्ग जो है आराम करता है तो नारी उस समय उसके बाद भी 2 घंटे काम खत्म करके तो वो आराम करती है। तो आज विशेष बात ये थी कि नारी के लिए हमारा देश क्या कर सकता है, हमारा समाज क्या कर सकता है। दयालबाग क्योंकि ये होम्योपैथिक कॉलेज है, इसमें जो है होम्योपैथिक पे बहुत अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि होम्योपैथिक की जो दवाई होती है वो जो है बॉडी में नुकसान नहीं करती है। और उसके अलावा जो आज डॉक्टर नरूला ने जो वहाँ पे लेक्चर दिया उसमें विशेषता ये थी कि होम्योपैथिक के साथ साथ आप जब एलोपैथिक का इस्तेमाल करते हैं तो एलोपैथिक की दवाइयों की मात्रा तो कम हो, लेकिन आप योगा करके, व्यायाम करके, वॉकिंग करके कितना आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस टॉपिक पे उन्होंने चर्चा करी। डॉक्टर नरूला को तो आप हमारे वीडियो में देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि बाकायदा उन्होंने डायग्राम के साथ समझाया कि किस एज में आके क्या बीमारियां हड्डियों की हो सकती हैं और उसका इलाज प्री बीमारी बढ़ने से पहले ही कितनी आसानी से हो सकता है, उसके बाद भी इलाज होता है। उनका कहना ये था कि अगर परिस्थितियां गंभीर भी हो जाती हैं तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसके बाद भी उसका इलाज बहुत जल्दी से हो जाता है। लेकिन ऐसी ज़रूरत ना पड़े उन बातों पे उन्होंने विशेष रूप से चर्चा करी। तो हमारा मानना ये है, मैं उन सभी नारियों का सम्मान करती हूँ, मैं भी एक नारी हूँ, कि जब आप जो काम करते हैं वो करने के साथ साथ आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ भी मिले, ऐसी व्यवस्था सिर्फ दयालबाग करता है। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम को उनको देखिए और उसको सीखिए, समझिए। ज़रूरत पड़ने पे आप शरणाश्रम हॉस्पिटल में आके दयालबाग में अपना ट्रीटमेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है तो पूरा सहयोग डॉक्टर नरूला करते हैं। तो बस मेरा यही मानना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेखा जी, आपने पूरी जानकारी दी और इसमें मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ भी गए होंगे। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी डॉक्टर आनंद मोहन जो दयालबाग विश्वविद्यालय के कुल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने शुरुआत करी और उन्होंने डॉक्टर नरूला को सम्मानित भी किया कुछ बुके वगैरह भेंट करके। और उसके बाद फिर डॉक्टर नरूला ने पूरी इस जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में पूरी बात समझाई, लंबे चौड़े जो उनके अनुभव थे उनको शेयर किया।
इस समय डॉक्टर नरुला के साथ डॉक्टर गोपी भी थे और डॉक्टर आरती कपूर जो होम्योपैथी की उसमें स्वर्ण आश्रम हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं, वो भी मौजूद थी। और तमाम लोगों ने, छात्रों ने भी, यहाँ छात्र भी थे, 50-60 छात्र हैं जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है दयालबाग का, उसमें वो भी सुन रहे थे और सारी और पब्लिक भी थी। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर नरुला का ये लंबा भाषण जो उन्होंने अनुभव के तौर पर यहाँ शेयर किया। चलिए। हाँ, एक अपील मेरी और है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको हासिल हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे पब्लिक को होम्योपैथी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं ये वीडियो देखने के लिए। Bone health and osteoporosis is not only a medical issue but also a public health priority, especially for women. Osteoporosis is often called as a silent disease as bones gradually becomes fragile and prone to fractures. By the time symptoms appear, much damage is already done. This is why awareness, prevention and lifestyle modification are the real answers. Our true ancient wisdom has always emphasized the holistic approach to health. Yoga and meditation are not just physical exercises, but a science of mind and body harmony. By reducing stress and balancing our endocrine system and neuroendocrine system, they help in maintaining hormonal balance, which is crucial in protecting bone density. Our kitchen itself is a natural pharmacy. Food, herbs and spices such as turmeric, ginger, fenugreek, sesame seeds, flax seeds and many such herbs are rich in antioxidants, calcium and phytoestrogens. They are not only strengthen bones but also reduce inflammation, balance hormones and slow down the degenerative processes of aging. Simple lifestyle changes as exposure to sunlight, inclusion of green vegetables, milk and pulses along with regular yoga practices together form a shield against osteoporosis. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now, I would like to request Registrar DEI Professor Dr. Anand Mohan sir to please come forward and grace the stage with their thoughts. So, please. Distinguished luminaries present here in this August gathering, Dr. Nirmala, it's a very important topic that we are going to touch upon today. And I read a quote somewhere that men work from sun to sun, but women's work is never done. And this is the fate of life that she puts up through different phases of life. And in this process, the hardships that a woman has to undergo, there are changes in the body chemistry, there are other changes with aging and things that happen. Somebody just explained that might be the awareness, yoga and many other things can to a great extent help to maintain the a better status. But what I personally feel that the person who can contribute best to this are men. If the understanding of the men for their ladies is there, then that there is nothing that can beat. That understanding is somehow lacking in all walks of life, in all societies, whether it is India, it is abroad. That is very, very vital, and that helps a lot because you have an emotional quotient
and you have a mental satisfaction. And when they are combined together, then yoga automatically takes place without performing the yoga. And that helps the lady as a stimulant to serve the society, to serve the family, to serve the children, and to serve everybody for the humanity. With these few words, I thank you very much for inviting me and wish you all the best, and my congratulations to the organizers. Thank you. For sharing your perspective. Between this, we welcome our Treasurer DI, Dr. Sneha Vigilani ma'am. Now, I request our Principal, Professor Dr. Manish Rastogi sir, to introduce our... सभी को नमस्कार। Respected Registrar sir, Treasurer ma'am, Dr. Ashok Sahay sir, respected dignitaries, honorable guests, faculty members, and dear students. It is my proud privilege to introduce our eminent speaker, Dr. Ramesh Narula sir, a senior orthopedician, renowned academician, and a compassionate healer. Dr. Narula completed his MBBS, Diploma in Ortho, and MS Orthopedics from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University, securing first position in both D-Ortho and MS. He further strengthened his academic leadership with the FEMAR, that is Foundation for Advancement of International Medical Education and Research Fellowship from Christian Medical College, Ludhiana. Sir. Without wasting time, I think we should continue. I should continue on the main topic. So the first thing is कि ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स में से पर्टिकुलर आपको बता सकता कि आज क्या होने वाला है? बोलिए, एक जना बोलिए, क्या गलत बोलिए। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एग्जाम थोड़ी हो रहा है। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक माइक दे दीजिए प्लीज। बोर्ड डेंसिटी क्या? चलिए, बहुत अच्छा, सो नाइस, बहुत अच्छा। आपका अच्छा फ्यूचर है। आपने कम से कम ये कहा कि बोन डेंसिटी से रिलेटेड है बात, ठीक है? ओके। तो आप देखिए, आपकी बात को बहुत सिंपल लग रहे हैं, कोई परिभाषा डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इस फोटो को देख लीजिए। नॉर्मल बोन एक तरफ बनी हुई है और दूसरी तरफ बोन में क्या दिख रहा है बताइए? एक तरफ तो जवान व्यक्ति, जब आप लोग जवान थे तब की हड्डी है, और दूसरी तरफ अगर आप 50, 60, 70 पे पहुंच रहे हैं तो आपकी हड्डियां खोखली हो रही हैं। समझ रहा है? मुझे लगता है इंग्लिश से याद करने से हिंदी में यहाँ समझना ज़्यादा जरूरी है। क्या हो रही है? हड्डियाँ खोखली हो रही हैं। ओके, तो जैसे कि पेड़ होता है, उसका तना बहुत मजबूत होता है, आंधी तूफान आता है तो गिरता नहीं है। लेकिन जिसका तना कमज़ोर हो गया, आंधी तूफान आया, आपने देखा पेड़, रास्ते में पेड़ गिरे हुए होते
वो ऑस्टियोपोरोसिस थी उनको इसलिए गिरे होते, समझ में आ गई? तो ये ऐसे हो जाता है हड्डियों का हाल। हम ऑपरेशन करते हैं तो देखते रहते हैं, किसी बूढ़े की हड्डी को हाथ लगाओ तो चूरा चूरा होती है, और किसी जवान के हड्डी का ऑपरेशन करना है तो इतनी मजबूत मजबूत सी होती है, पकड़ने में मजा आता। तो जो बूढ़ों की हड्डी को हाथ लगाने में ही डर लगता है, तो उसका फ्रैक्चर ठीक करने बैठे हैं और हाथ में चूरा चूरा हो जाती है। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बातें हैं ऑस्टियोपोरोसिस तो आपने बताया, मुझे अंग्रेजी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें मिल के होती हैं, और हमारे पास ज़्यादातर जब हम एल्डरली की बात कर रहे हैं तो 50 साल से ऊपर के हुए, तो वो घुटनों का दर्द लेके आते हैं। जब वो घुटनों का दर्द लेके आते हैं तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो सब उनको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी साथ में लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, विटामिन डी और विटामिन के साथ साथ कैल्शियम, ये दो चीज़ें भी लिख देते हैं। तो अच्छा करते हैं या गलत करते हैं? वो अच्छा करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, आया तो मेरे पास जोड़ के दर्द के लिए है, तो इसकी हड्डियाँ भी खोखली हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? खोखली। आज का टॉपिक ही यही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। किसी को विटामिन डी महीने में कहेंगे कि एक बार आप भी पी लो, और मुझे लगता है अधिकतर लोग ये बात जानते हैं, और दूध के साथ पी लो, बस सब पीते रहते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? दोनों बातें, हाँ भी और ना भी। इसी को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती क्या है? वो एक अलग चीज़ है। जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे ही हमारे घुटने भी सफ़ेद हो रहे हैं, घिस रहे हैं। जब वो फ्रिक्शन होने से घिस रहे हैं तो उनका जो गैप है वो कम होता जा रहा है, उसकी जो गति है वो कमज़ोर फिट दबती जा रही है। जैसे कि हमारी नई कार का जो टायर है कितना मजबूत होता है, और लेकिन जब वो कार 5-10 साल पुरानी रहती है तो टायर कैसा हो जाता है? बिल्कुल वैसे के वैसे घुटने हो जाते हैं हमारे। रगड़ भाग में अंदर से चोंच निकल आती है, उनकी गद्दी कमजोर हो जाती है, और फिर घुटनों में दर्द हो सकता है। तो अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर बहनें, 5-6 महीने में तो मैं यही देख रहा हूँ, सुबह से जब भी बैठो उसमें तो अधिकतर क्या तकलीफ है? मेरे घुटनों में दर्द है। क्या तकलीफ है? मेरे घुटनों में दर्द है। ओके, तो क्या निकलेगा उसमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो शुरुआत होती है ग्रेड 1 से। जिनकी टांगें पहले से टेढ़ी हैं उनमें जल्दी रहती है। 4 ग्रेड होते हैं उसके। 4थे ग्रेड में अगर पहुंच जाए मतलब पूरा घिस गया, उसमें वो ऑपरेशन करके बदलवाना पड़ेगा। फिर एक चीज़ होती है ऑस्टियोमलेशिया, एक होती है रिकेट्स। ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अंदर जो मिनरलाइजेशन है वो नहीं होता, सॉफ्ट हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। आगे में 2 शब्द और लिखे हुए हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? सेल है वो जो कि बोन फॉर्म करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? जो बोन के बाद उसको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। नाखून बढ़ रहा है और आप काटे जा रहे हो, बढ़ तो रहा है ना कहीं से। तो ये हमारी बॉडी की एक क्रिया है। आप समझते हैं कि वही के वही है, ऐसा नहीं है। सेल्स चेंज होते रहते हैं। ऐसी बोन्स के सेल्स हैं 2 खास तौर से, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए। आप नीले की तरफ देख रहे होंगे, एक आदमी बाल्टी भर भर के डाल रहा है, किसको? हड्डी के चूरे को, और उसी तरफ से एक आदमी बहुत थोड़ा सा निकाल रहा है। तो ऐसा किस में हो रहा होगा? ऐसा हो रहा होगा जो ये स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर बॉडी में ये हो रहा है कि चूना जो है वो हड्डी के अंदर बन ज़्यादा है, लेकिन पिघल बहुत कम रहा है। ओके, इसी तरीके से अब आप राइट साइड में आ जाइए। तो जब आप बूढ़े हो गए तो क्या हो रहा है? पता नहीं लगा आपको, और स्लो होता है।
तो क्या हो रहा है कि डालने की मात्रा तो कम हो गई और निकलने की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑस्टियोपोरोसिस, या आप कह सकते हैं हड्डी का खोखला होना। क्या हो जाएगी हड्डी खोखली। अब आते हैं कि कितने टाइप की होती है। तो मैं पूछ रहा था कि किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या करेगा, कहीं वो घुटने के दर्द के लिए वो विटामिन डी और कैल्शियम भी दे देगा। तो मैंने पूछा था क्या सही है कि गलत, तो मैंने कहा सही भी है गलत भी है। अब गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है कि आपने परखा नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस इतना ईजी विषय नहीं है, उसकी गहराई है। उसकी गहराई है कि आप प्राइमरी होती है, सेकेंडरी, पता लगा कि आपके पास पेशेंट जो है वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का है और आप उसको समझ के क्या इलाज कर रहे हो, प्राइमरी। क्या करोगे, विटामिन डी ले लो और आप लेते हो, कैल्शियम खा लो, वो भी करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है। 5 महीने में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके भाई थोड़ा पैसा खर्च कर लो, पैसा तो लगता है, हमारी फीस बच जाएगी तो उससे क्या होगा, लेकिन पैसा तो लगता है। उसका टेस्ट कराने पड़ते हैं ना, जो टेस्ट करा करके फिर उसमें किसी में कुछ निकलता है, किसी में कुछ निकलता है, ठीक है। तो उससे सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो मरीज को पकड़ने देना चाहिए ना, उसको कहना चाहिए कि आपको टेस्ट कराने करा लीजिए, जो भी आप समझ करिए, तो अगर विश्वास दिखाएगा तो हम भी हिम्मत करते हैं। ज्ञान होने से हमारे लिए काम बनता, मरीज को भी आगे उतना ही एक्टिव, स्मार्ट, कोऑपरेटिव होना होता है। तो अब ये प्राइमरी 2 टाइप की होती है। लेडीज में कौन सी, पोस्ट मेनोपॉज है। मेनोपॉज हो गया, हमारी बहनों को इसकी बहुत इस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और जेंट्स में भी होती है, लेकिन वो 60-70 के बाद जिसको कहते हैं सेनाइल, ठीक है। ये 2 तो हो चलती रहती है। अब दूसरी क्या है, सेकेंडरी, जिसकी हम बात कर रहे थे, जनरलाइज और लोकलाइज। लोकलाइज मैं रहने देता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे भाई डॉक्टर गोपी भी हैं और डॉक्टर साहब बैठे ही हैं, कि समझते हैं कि लोकलाइज का मतलब, जैसे मैं किसी भी प्लास्टर को, किसी भी मरीज को प्लास्टर लगाऊंगा और 1.5 महीना 2 महीने के बाद वो लगा रहा, तो उस जगह की ऑस्टियोपोरोसिस रहेगी। अब बताइए, अभी तो हम बात कर रहे थे जनरलाइज ऑस्टियोपोरोसिस की, मतलब पूरे बॉडी में, और हम लोकलाइज की जो बात कर रहे थे, किसी ने प्लास्टर लगाया पहले तो, अब तो ऑपरेशन आ गए नए नए, लेकिन पहले तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने हड्डी की जुड़ी 6 महीने तक प्लास्टर ही लगा रहे हैं उनको, हड्डी की जुड़ी और लगेगा और लगेगा, हमारी भी लगवाता था। तो अब जिस जगह पे प्लास्टर लगेगा, आपने उसको क्या सोच के दिया प्लास्टर, उस जगह को रेस्ट देने के लिए, लेकिन जब आप उतारोगे तो क्या उस जगह के वो व्यायाम मिला नहीं, वो उसकी चाल मिली नहीं, उसको टांग पे चला नहीं, तो वो लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी वहाँ। और प्लास्टर कटने के बाद आप सोचोगे एकदम नॉर्मल नहीं होगा, एकदम नॉर्मल टाइम लगेगा, वहाँ पर फिर फिजियोथेरेपी और धीरे धीरे काउंसलिंग का काम। तो ये थोड़ा सा लोकलाइज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया मैंने। अब मैं जनरलाइज को पहले बता दूं, क्योंकि उसका ज्ञान कम होता है। अब जनरलाइज ऑस्टियोपोरोसिस में 4 हेडिंग्स हैं, एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल, ड्रग्स एंड अदर्स। अब एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन में हम अपना तो समझते हैं ना, हार्मोन से रिलेटेड, बॉडी इससे चलती है। तो उस सबसे पहले ऊपर क्या है माइंड में, पिट्यूटरी, वो उसका जो सिक्रीशन निकाल रही है, पावर हाउस, वहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा निकाल रही है, तो पूरी बॉडी में अकॉर्डिंगली फंक्शंस चलते भी और बिगड़ते भी। तो ऊपर से तो ये है पिट्यूटरी। फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बीमारी हो जाती है, अगर ज़्यादा मैल फंक्शन कर रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद थायराइड, तो आप जानते हैं, मुझे लगता है बहुत फैला हुआ है, थायराइड तो बहुत कॉमन है। और हाइपोथायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड कोई नहीं जानता, थायराइड के पीछे ही होता है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं वो, उसका फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए।
अब पैराथायरॉइड की मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसका देखूँ इलाज करने से पहले कि उसका पैराथायरॉइड कैसा काम कर रहा है। उसके लिए बेसिक सा टेस्ट है पीटीएच, वो करा लूँ। लेकिन 1000, 1200, 1500 जहाँ मरीज से सुना नहीं, वो सोचता है कि सरल आश्रम में आया हूँ, यहाँ तो फ्री होना चाहिए। तो जांच कैसे फ्री होने, तो आउटसोर्सिंग होती है, पैसा लगता है। व्हाट आई वांट टू से, अवेयरनेस होगी तो मरीज अपने आप ही कहेगा कि मेरी करा दो। तो मैंने कहा पीटीएच कराता हूँ, बहुत सारे लोगों के रेस लेवल्स आते हैं और वो रेस लेवल सेकेंडरी माने जाते हैं जो बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी भी है वो राइस। लेकिन मेरा कराने का उद्देश्य क्या होता है, आई वॉन्ट टू रूल आउट एडिनोमा और पैराथायरॉइड। कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही, होते हैं एडिनोमास पैराथायरॉइड के। हाइपोथायरॉइडिज्म, टेस्टिस की प्रॉब्लम, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, ओवरीज की प्रॉब्लम, ईस्ट्रोजन हो गया, और डायबिटीज तो आप जानते ही हैं। तो ये एंडोक्राइनल रीजंस हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जनरलाइज ऑस्टियोपोरोसिस करने के। न्यूट्रिशनल पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल में मैंने इसको ऐसे लिखा है कि आप अपने आप ही समझ सकते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, आपने खाना खा रहे हो, हरी सब्जी बहुत खा रहे हो, डाइजेशन में बताया था और हम हरी सब्जी खा रहे हैं, फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक ही हो रही, तो उसको जीआईटी नॉर्मल होनी चाहिए ना। अगर जीआईटी नॉर्मल नहीं है तो कैसे, क्योंकि हरी सब्जियां तो बेकार हो गई, जो भी दूध पी रहे होते हैं खा रहे हो बेकार हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए ना। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये दो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह जाते हैं, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग। स्मोकिंग बैन हो गई है, जालमार्ट के अंदर कोई अल्कोहल लेता नहीं है, तो ये हमारे माइंड में इतना होता भी नहीं। लिवर डिजीज होती है हमारे माइंड में, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है हमारे यहाँ, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि लिवर नॉर्मल है नहीं। कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी पे तो बात हो रही है। फिर कभी कभार नीचे वाली प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन होती है। अब ड्रग्स, कोई एस्पिरिन पे हो, एंटी कन्वर्सेंट पे हो, कोई मेथोट्रेक्सेट पे हो। मेथोट्रेक्सेट पे जाता है, बहुत सारे पेशेंट मेथोट्रेक्सेट पे आते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन मेडिसिन को दिया जाता है, पेशेंट मेरा होता है, तो वो भी एक कल्प्रिट है। अब अदर कॉलेज का हॉस्पिटल से बहुत सकता है। अभी 3 दिन पहले बच्चे को लेके आए मेरे पास, तो उसके हाथ पैर टेढ़े थे और पीडियाट्रिशियन से रेफर करा, ये लिख करके थे रिकेट्स क्वेरी, तो देखा उसके हाथ पैर सारे पड़े हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा कि उसको रिकेट्स नहीं है। चलो भाई एक्सरे कराओ, एक्सरे की सुविधा है हमारे नॉमिनल रेट पे। एक्सरे कराए तो आई वॉज शॉक। उसका हाथ का एक्सरे 4 फ्रैक्चर, टांग का एक्सरे 4 फ्रैक्चर। तो मुझे लगा कि इन्होंने इसके माँ बाप ने इसको मारा है पकड़ के। तो मैंने कहा इसको कि तुमने बच्चे को मारते हो कि नहीं, झूठ बोलते हो कि नहीं। तो अब उसके 4 फ्रैक्चर ऊपर 4 फ्रैक्चर नीचे, तो मुझे हिस्ट्री टेकिंग से ही हम लोग डेटा कर लेते हैं, तो फिर सोचना पड़ा कुछ और होगा। तब मैंने और उसको देखा समझा, तो मेरी डायग्नोसिस चेंज हो गई। उसको हॉस्पिटलिसिस इम्परफेक्टा था। क्या होता है कॉलेज डिसऑर्डर, तो ये भी होता है रीजन। मार्फन सिंड्रोम, लंबे हाथ लंबे टांगे, एलर्ट सिंड्रोम, ये बहुत सारे यहीं पे बैठे होंगे, माइंड वाले, डरने की बात नहीं है, माइंड वाले। जब भी मैं किसी को देखता हूँ किसी की उंगली ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ तक जा रही है, वो एलर्ट सिंड्रोम। एक्चुअली पूरा नाम एलर्ट कैनलॉस सिंड्रोम कहलाता है। माइंड डिग्री वाला, सीवियर डिग्री की बात हो रही है वैसे यहाँ। मल्टीपल माइलोमा, मैं ऑलवेज ऑन गार्ड कि बैठे हुए कोई आ रहा है और मेरे पास तो मल्टीपल माइलोमा वाला आदमी क्या है। ये अपन मेरी सिस्टर बैठे हुए हैं,
उनको देखो कन्विंस करने में समय लगा कि मैं क्यों हमारे कह रहा हूँ, क्यों जांच कह रहा हूँ, ये कह तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है, ऐसे बताओ मुझे क्या है, तो ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए जब तक आप जांच कराएंगे कि हमारे दिमाग में बीमारियाँ बहुत सारी हैं, एक नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास आप लोग आए और कोई ऐसी बीमारी हो और वो छूट जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा अभी 5 महीने में 3 या 4 पेशेंट को डायग्नोज किए हैं, सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये एल्बुमिन ग्लोबल रेशियो रिवर्स था, हाइपरटेंसिया था, यूरिन का टेंशन प्रोटीन पॉजिटिव था, तो कर लिया है। तो ये भी अलर्ट पे रहने वाला था। बाकी लिखा हुआ है केरला जो डॉक्टर कभी कभार सेलिसीरिया। अब क्लिनिकल कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट, आई थिंक ये थोड़ी स्लो पेशेंट की प्रॉब्लम है लेकिन कॉमन है, तो इसके लिए आप अपने आप माइंड में आगे आओ कैसे प्रेजेंट करता है डॉक्टर आती, कैसे प्रेजेंट करता है, एक माइंड कीजिए इनको। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत हार्ड वर्किंग है, ओपीडी में कंटिन्यूसली कर रही होती है। आपके पास ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? Sir, I joined a bit later. Regarding what, sir? Osteoporosis. Osteoporosis. So they come with bilateral knee pain. They can be anywhere, low back pain, anywhere osteoporosis can present. But with pain, sometimes swelling, and if it's suppose related to knees, it can be bilateral knee pain with swelling. Pain is mostly aggravated on walking. So, yeah. Thank you, doctor. आप कहना चाहते हैं एक तरीके से कि जो बड़े बूढ़े आते हैं वो पेन कहीं लेके आते हैं, तो आपके आने से पहले मैं बता पेन लेके आते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो और सही बताया डॉक्टर ने। अब इसका प्रेजेंटेशन 5 हेडिंग्स में है। पहले तो बैक पेन होने लगता है हमको, कोई बताएगा क्यों? इसलिए कि जो चूना है हड्डी खोखली होना जो शुरू होगी वो कहाँ से होगी? रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी क्या है? वही तो पालती है, सीधा सारा लोड वही तो लेती है रीढ़ की हड्डी, और तो उसमें से चूना जब निकलने लगता है तो फिर बैक पेन होने लगता है। वो बैक पेन नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा, तो वो सीधा नहीं खड़ा होना चाहता, तो सीधा खड़ा होने की आदत थी, लेकिन थोड़ा झुक के खड़ा और थोड़ा बैठ जाऊँ, और फिर वो फ्रीक्वेंटली बैठनेस मिला, तो थोड़ा सा लेट लेगा, फिर उसको लगता है मैं नॉर्मल हो गया, उसको लगता है कमजोरी है। कमजोरी नहीं होती वो, उसको बैठ के उसको ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत होती, ऐसे तो शुरुआत होती है, ठीक है। बैक पेन ऊपर की तरफ आ समझ झुकने लगती है, ओके। दूसरा क्या कैपोसिस, जब वो झुक गई तो मैं सर चलता हूँ तो मेरी आदत है कुछ ऐसे लोगों को टोक देने की, बहनों को टोक देने की, आपको तो कैपोसिस हो गई, तो मैं ये क्या है कि नहीं आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो वो अलर्ट पे हो जाते हैं। मेरा मन करता है मैं देख के बता सकता हूँ किसको हो गई किसको नहीं हो गई, बहुत सिंपल है कैसे। लेकिन अगर कोई मेरे सामने चल के ऐसे जा रहा है मुझे लगता है कि समझ में आई थोड़ी बात। कैपोसिस का मतलब कमर झुकना। वैसे हम उसको दीवार के आगे खड़ा करें और सर अपना लगा लेता है तो इसका मतलब अभी टाइम फ्रेश होगा, हाइट लॉस हो जाएगी, है ना। फिर थोड़ी देर पहले अपना कभी होगी और फिर फ्रैक्चर उसको जब तक वो समझेगा कि मुझे ये हो गया तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा मरीज।
जब तक वो समझेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सारी प्रेजेंटेशन का मेरा पर्पस, ये जो मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी सुन रहे हो, वो क्या है? वो सिर्फ एक ही बात के लिए है कि इसको जानो और फ्रैक्चर मत होने दो। समझ में आ गई? इसका पूरा एक ही उद्देश्य है, इसको जान जाओ और अपने शरीर में हड्डियों को बचा के रखो। कैसे? मान लो एक तरफ तो इलाज कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको शर्म आती है छड़ी पकड़ने में, तो गिरोगे तो हो ही ना, गिर जाओगे, आओगे तो हमारे पास। तो इसलिए सावधान रहिए, शर्म छोड़िए, अपना ध्यान रखिए। आगे के रूम में अच्छी जगह बैठी है, मैं देख सकता हूँ, माइंड रीडिंग हमें आती है कि किसका ये हरा भरा है, वाइस कौन है। शर्म छोड़ दीजिए, जो एक बहन बैठी है, स्टिक लेके बैठी है, आई एम प्राउड ऑफ हर। तो ऐसे होना चाहिए, गिरने मत दीजिए अपने आप को। ये तो एक तरीका है बात करने का, ठीक? ब्रिटल फिंगर में नाखून काटते हो, वो बहुत ही ब्रिटल से हो गए। नीचे के 3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं, वो भी होते, गम से पता चलता है आपकी ग्रिप कमजोर हो गई, क्रैम्प होने लगे, हिप्स होने लगे। ये देखिए फिर एक चित्र, ये समझाने का कि आप अपने फोटो निकालिए पुराने, आपको हमारी बहनें वो फोटो निकालें अपनी, सिर्फ शक्ल देखने के लिए नहीं कि मैं पहले कैसे लगती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं पहले कैसे चलती थी, मेरा पोस्चर क्या था। अब आप चाहे जितना जोर लगा लो, लेकिन अब आप सीधे नहीं हो पाते हो, समझ लो हो चुका काम। हड्डी के डॉक्टर के पास पैसे होने चाहिए देने के लिए, फिर फ्रैक्चर होने ही वाला है। 70 ईयर्स पे देखिए कमर कितनी झुक चुकी। तो ये कमर, ये रीढ़ की हड्डी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जैसे कि आपका चौराहे रेड सिग्नल, ये रीढ़ की हड्डी एक रेड सिग्नल का काम करती है। मैं बगैर एक्सरे के भी बता सकता हूँ कि इसको तो हो चुकी, कायकोसिस हो चुकी, अंदर इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी। अब आते हैं कि जब आखिरकार हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? हड्डी टूट जाएगी, चटक चटक टूट गई। जरा से गिरे, आपने अपने आप को संभालने में क्या करोगे? हाथ रखोगे नीचे तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा। ये तो इसको हम कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर। ये बुढ़ापे की हड्डी है, टूटता बहुत जल्दी टूटता था, ठीक है? मैं जब हड्डी का डॉक्टर नहीं बना था, मुझे याद है मेरी मदर के दोनों रिस्ट जॉइंट, इधर का भी दोनों टूटे थे। मेरी जो नानी है, मुझे याद है जब मैं ये सब कर रहा था तो कोले की हड्डी टूट गई थी। हमारी जो बुआ है उसकी कोले की हड्डी टूट गई थी। क्यों? सच्ची नहीं बताइए। ये वो तो पहले इलाज नहीं होता था। ये बात हो रही है 40 साल पहले की, लेकिन अब इलाज होता है, हम पढ़ कर लेते हैं जल्दी से ऑपरेशन करके। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए? बात के लिए होती है, ठीक है? ये मैसेज लेके जाइएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकना है, नहीं होने देना, आगे नहीं बढ़ने देना। उसका तरीका है पहचानने का, बस उसको रोकने का, मॉनिटर करने का। ये जगह है, पहले जगह की हड्डी बहुत आराम से, अभी स्वामी नगर के अंदर लेडी अंदर पीछे बढ़ गए, गिर गई, पीठ में दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ टूट गई। कि आपको कैसे पता रीढ़ टूट गई? एक्सरे कराइए। हाँ, एक्सरे तो कराइए, एक्सरे कराते हैं, दो टूटी भी दिखा दी। आपको कैसे पता लगा? कि एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आप जरा से गिरेंगी तो वो जो ओवरहेड होती है वो आपस ऐसे करेंगे, टूट गई, कब गई। तो रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले उसको काउंट करना होता है। मैंने बताया, ईश्वर न करे, मालिक न करे, किसी की भी ये फीमर की नेक की हड्डी पूरा टूट है, ये परेशान करता है। मैंने रेडियस ह्यूमरस का होता है, लिप्स का होता है। बच्चा कूदा अपनी माँ के ऊपर, किसके ऊपर कूदेगा बच्चा? माँ के पास टाइम नहीं है, और दादी को ऊपर कूदा। घर में कौन होता है?
दादी या कभी नानी, उसको मैं बोला कि मेरे को रक्षा, मेरे को बस नहीं आता था मेरे ऊपर, तो ये बोल बच्चा कूदा था, मैं बस निकल गई, आपको कैसे पता? आप कौन से तो अब ये भी देखना जरूरी है कि हम गिरते क्यों हैं। मैंने कहा ना गिरना नहीं है, एट एनी कॉस्ट, गिरते क्यों हैं पता सबको है, फिर भी गिरते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे बाथरूम में कोई ध्यान नहीं देता। अपने अपने बाथरूम को जाके प्लम्बर को बुला लीजिए, इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। आप चाहे गीला नहीं होना चाहिए ना, आपके वहां से नहा के निकले तो क्या चलाओ जैसे सूख जाए, फ्लोर सूख जाए। ओके, एग्जॉस्ट फैन तो सब लगाते हैं, सीलिंग फैन, वॉल फैन कोई नहीं लगाता, सूखेगा कैसे? ठीक है, तो गीला होता है। तो आप निकल के आए, नहा के आए और पता लगा आपने किसी के लिए गिरने के लिए दूसरे के मैदान बना दिया पहले से, ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है, टॉयलेट। ठीक है, ऊपर तो लिखा हुआ है जैसे कई लोग दवाई लेते हैं ठीक करने की, नशे में होते हैं, आधुनिक ठीक हो गए, ये पढ़ेंगे सर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब वो अलग चीज है। अब ये किसी के रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया तो कैसे पता लगता है? उसको पीठ में दर्द होता है तो सिम्टम्स होते हैं, और वैसे ज़्यादातर फ्रैक्चर स्टेबल होता है वो जो रीढ़ की हड्डी का। अब रीढ़ की हड्डी में जो फ्रैक्चर हो गया, डायग्नोज हो गया, एक्सरे कराई गई थी उसका, और ज़्यादातर थोरैकोलम्बर एरिया में होता है जो कि जंक्शन, तो उसके लिए ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरे पास थोड़ा लेट आते हैं पेशेंट, मैंने देखा है कि वो बेड तो बांध देते, बेड नहीं है तो मैंने खेतों में भी देखा होगा कि ज़्यादातर लोग या साफ की तो बांध ही रहते हैं, अच्छा करते हैं, सपोर्ट होती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगर रीढ़ की हड्डी में टूट गया तो वो जो सपोर्ट आप बांध रहे हो वो लंबोसेक्रल एरिया के लिए है, जो आप बेल्ट पहन रहे हो वो कहाँ को सपोर्ट कर रही है? सोचो तो सही, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। आधी कमर के लिए तो ये जो बेल्ट कॉन्सियल थी, ये होनी चाहिए टेलर ब्रेस, जो कि पूरी रीढ़ की हड्डी को कवर करने सपोर्ट देने के लिए। हम आधी रीढ़, अगर फ्रैक्चर T12 का हो रहा है, T11 का हो रहा है, तो जो बेल्ट पेशेंट पहन के आते हैं तो कोई रोल ही नहीं, तो सपोर्ट ही नहीं, पेशेंट उसके टॉन्स को अंदर रख रही है और पेशेंट को लग रहा है बेल्ट आ रही और आगे से तो फ्रैक्चर तो उसका हिल रहा है। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि वो जो बेल्ट नॉर्मली आप देखते हो, ये अम्ब्लिकस के नीचे वाली लंबोसेक्रल कॉर्सेट जो कहते हैं, उसकी जगह ये बेल्ट होती है। ये थोड़ा फोटोग्राफी से दिखाया कि भाई पूरा टूट गया है। अब जांच क्या क्या होती है तो वो भी आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती, मैं आपके आगे कभी स्क्रीन पे तो ये विटामिन डी होता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलाइन, सब इन्वेस्टिगेशंस बेसिक है जो कि हमें कराने होते हैं। अब ये चार्ट है, ये माइंड में होना चाहिए क्लिनिशियंस की। मैं खासतौर से इस बात को पर जैसे मुझे जैसे 3 चीज़ें होती हैं, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस एंड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। तो जहाँ भी अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ निकलेगा तो इसका मतलब उसकी कोई ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जैसे बताया था ऑस्टियोमलेशिया होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसी तरीके से सीरम कैल्शियम नॉर्मल होना चाहिए, हाई वाला तो इसका मतलब अलर्ट तो होना चाहिए हमारे को। तो जो सीरम कैल्शियम ज़्यादातर हाई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली ये करते रहते हैं तो हाई वाले मिल जाते हैं। तो उसमें फिर आगे चलना होता है मरीज को देखने के लिए कि क्या बात है, क्यों है इसका। सीरम कैल्शियम हाई है तो बॉडी में वो कुछ और ड्रग दिखाएगा, कुछ और उसके साइड इफेक्ट्स होंगे।
ये मल्टीपल माइलोमा की सीरम कैल्शियम हाई था, तो फिर उसको फर्दर प्रूव करने पर डायग्नोज हुआ। इसमें विटामिन डी टॉक्सिसिटी 5 महीने में 5-6 मरीज, अशोक सर 5-6 मरीज विटामिन डी टॉक्सिसिटी द लेवल वाज मोर देन क्या इमेजिनेशन। वो भाई आप ये बताइए, आप तो ये जो विटामिन डी खाते हो कब से? 5 साल से। तो मेरे को हमारा डॉक्टर ने बताया था और बहुत अच्छा है और मैं खाता रहता हूँ। तो कितने फ्रीक्वेंटली? अरे जब मर्जी खा लेता हूँ, दूध में डाल लेता हूँ, ये लेता हूँ। तो इतनी हाई लेवल ऑफ विटामिन डी बॉडी में लेके पूरे होते हैं। तो ये पेशेंट को अज्ञानता है, वो समझता है कि डॉक्टर का चेहरा उसको याद है। अब ये आते हैं काम की बात के ऊपर। मेरे पास जो भी पेशेंट मेरे पास आई है या जो भी व्यक्ति मेरे पास आया पीठ का दर्द लेके 50 साल से ऊपर वाला, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से उनको समझाने कि भाई आप डेक्सा स्कैन करा दो। तो मैं आधे केसेस में तो मुझे लगता है सक्सेसफुल हो जाता है, मान जाए डेक्सा स्कैन करा रहा और उससे बहुत फायदा होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि आप लोग क्या सोचते हैं कि जैसे इलाज अंधेरे में, तीर अंधेरे में चलाना चाहिए या निशाना देख कर रखना चाहिए। मुझे ये वाली बात है, मैं सोचता हूँ जो डॉक्टर हमारे भाई बहन बगैर जांच के इलाज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं और मरीज भी अंधेरे में उनको उनके विश्वास के ऊपर इलाज कर रहा है। मुझे बहुत गर्व लगता है कि अगर मैं एकेडमिक माइंड का हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट भी एकेडमिक माइंड के होने चाहिए। पैसा क्या काम है, डॉक्टर ऊपर नहीं आ रहा। तो उसका डेक्सा स्कैन का अंदाजन अगर दो पार्ट का कराऊँ, 2 पार्ट मतलब स्पाइन और फिर 1 पार्ट का मतलब स्पाइन, तो कम हो जाएगा। 1 पार्ट का कराना होता है स्पाइन, हिप और घोड़ा, तो मैं अधिकतर 3 पार्ट का कराता हूँ, 3000 रुपये का होता है। अब ये गोल्डन वो है क्या कहते हैं टूल, बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड कहना चाहिए। इससे हमारे को बेस लाइन पता लगती है, टी स्कोर पता लगता है इसका। अब अगर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, विटामिन डी कैल्शियम बढ़ गई, उसके अलावा तो फिर आगे भी काम आता है। उसके 1.5-2 साल के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं उसका डेक्सा स्कैन पहले क्या था और अब क्या, इलाज का असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो पेशेंट जो ब्लाइंडली शुरू कर देता है किसी के कहने पर, प्रॉब्लम है बाद में उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। इसलिए बेटर यह उसका बेस लाइन डेक्सा स्कैन करवाया जाए, देखा जाए किस लेवल पे है और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए। एक नीचे और लिखा हुआ फ्लेक्स को। अब ये डेक्सा स्कैन जब से निकला ड्यूल एनर्जी एब्जॉर्बेटरी, तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगा कि अच्छा ये है, ऐसे इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको नहीं है। तो ये किसी ने टूल बनाया, इसे क्वेश्चन है, उसके अंदर सब चीज भरो, आपके गूगल में भी मिल जाएगा आपको, फ्लेक्स स्कोरिंग कहते हैं इसको। उसके अंदर आपको क्या भरवाएगा, एज, हाइट वगैरह वगैरह, ये सब उसके अंदर क्वेश्चन में है। उसके अंदर आप बैठे बैठे भर लीजिए और उसके अंदर पहले कभी फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं वो भी पूछा जाएगा, पहले फ्रैक्चर हुए थे कि नहीं, वो पूरा ऐसे पहुँच गए। ट्रीटमेंट में आप जानते ही हैं डाइट, एक्सरसाइज, कुछ सनलाइट का फायदा होता है क्या करती है सनलाइट? हम लोग घर में बंद रहते हैं, चलते नहीं हैं, घर में टीवी लगा हुआ है, आराम से पिक्चर देखो, कपिल शर्मा का शो देखो। चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए, क्या फायदा हो? साइकिल चलानी चाहिए, तैरना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, किससे फायदा होगा ऑस्टियोपोरोसिस में? कोई बता सकता है? प्रियंका जी आप बताइए किसमें फायदा होगा? सॉरी मैं आपसे डाइट के बारे में बोलना चाहिए था, सॉरी मैं दोबारा पूछता हूँ।
तो एक्सरसाइज की बात हो रही थी, तो एक्सरसाइज के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? वेट बेयरिंग। अब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है? क्या होती है? सब लोग गेट से चल के आए हो यहाँ, है ना? कोई ऑटो में बैठ के तो नहीं आएगा, तो जो चल के आया है वो ऑस्टियोपोरोसिस को भगा रहा है, हटा रहा है। जो लोग ऐसे ऊपर भेज दिए जाते हैं स्पेस में जहाँ वेट नहीं काम करता, ग्रेविटी नहीं काम करती, वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इससे भी समझ लो आप, ठीक है? तो पैदल चलना बहुत लाभदायक है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ? पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है। क्या होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे पीछे वो कह रही थी आती पेन करके आते हैं, है ना? तो पेन करके आते हैं, उनको क्या होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द हो रहा है, और उसको जब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो ट्यूब, वो क्या कहता है पेशेंट अपना दिमाग लगाता है, जब पेशेंट की ड्राइवर है तो वो क्या करता है? यूट्यूब लेके बैठ जाता है या अपने पड़ोसी फ्रेंड से बात करता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारा गलत ज्ञान भरा हुआ है और सब यूनिवर्सिटी भी है, तो वो क्या करता है? उसके दिमाग में पड़ जाता है मैं तो चलूँ, मेरे को तो घुटने में दर्द है, ज़्यादा चलूँगा तो मेरा घुटना और रगड़ खाएगा और घिस जाएगा। उसके दिमाग में ये होगा कि अगर मैं चलूँगा तो मेरे घुटना पहले से ही गैप कम हो गया, मेरे तेल कम हो गया, डॉक्टर ने बताया था और मैंने यूट्यूब देख लिया, मेरे से बढ़िया दिमाग किसी का ही नहीं। तो क्या बन जाता है? जैसे सर कहते हैं राय बहादुर बन जाता है ना सर, एवरीबॉडी इज अ राय बहादुर। तो वो अपनी राय सबके ऊपर थोपता है, अरे तुम्हारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गलती का हो गई, ये हो गई, तो तुम चलते क्यों हो? ये चलने से बड़े बैठो घर में, ये क्या अच्छी बात है? तो एक तरफ तो कुआं, एक तरफ खाई। अगर उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से वो नहीं चलेगा, है ना, पेन से डरेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो पड़ेगी पूरे बॉडी के अंदर। कोई आप चलना ही नहीं चाहते तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाना होगी, ठीक है? इसलिए डेली वॉक तो जरूरी है, लेना है, विटामिन डी लेना है, ये सब मुझे लगता है सभी जान गए हैं कि विटामिन डी लेना होता है। हर पेशेंट को हमें कैलकुलेट करना होता है कितना विटामिन डी की जरूरत है। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप डाइटिशियन हमारे यहाँ बाहर का से हम थोड़े से शब्दों में क्या खाना चाहिए इनको, जिससे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां सब जानते हैं, और कितना देना चाहिए? 3 बार के 4 बार? 2 बार। गाय का या भैंस का? भैंस का। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देंगे, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए मैं सजेस्ट का बफेलो दूँ। बफेलो में ज़्यादा कैल्शियम होता है एज कम्पेयर टू काउ। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट द बफेलो एंड वी आल्सो सजेस्ट द योगर्ट। आप दही को कह रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, चला जाए। दूध के साथ दूध अलग दही अलग। Lots of patients also suffer from cardiovascular disorders. That's why I don't suggest. It's depend on patient disease. तो पनीर के पकौड़े बिल्कुल नहीं। आपकी बात तो विटामिन डी एंड कैल्शियम के साथ साथ हम मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब सारी चीज एक साथ देते हैं। तो हरी सब्जियाँ कौन सी हरी सब्जियाँ? ब्रोकली। हाँ, लेकिन अब पेशेंट को थायराइड नहीं होना चाहिए, थायराइड में ब्रोकली हम सजेस्ट नहीं करते हैं। ओके। अगर पेशेंट को थायराइड नहीं है या हेल्दी प्लस जस्ट अपनी की प्रॉब्लम्स सफर कर रहे हैं तो हम हेल्दी बैलेंस डाइट, हाई कैल्शियम एंड हाई विटामिन डी जिसको हाइपोथायराइड उनको क्या हरी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए? नहीं, ब्रोकली स्पेसिफिक ब्रोकली हरी सब्जियाँ कुछ खानी चाहिए। ब्रोकली हरी सब्जी में सारी वेजिटेबल्स एल्डरली पीपल को सजेस्ट नहीं करते हैं, उनको डाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं कुछ उसमें और ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऐसे
मैं सभी की एक्सपर्टाइज को रिस्पेक्ट करने की मेरी हैबिट है। इज अ डाइटिशियन, मैं उनसे लर्न करता हूँ, तो ऐसा होना भी चाहिए। अशोक सर जी भाई बड़े बैठे हैं, उन्होंने इसके लिए खासतौर से कहा था। तो दो प्रकार के कैल्शियम ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट। कार्बोनेट चीप होता है और ज़्यादातर जैसे चेरकाल हाई होते हैं लोग, चीप होता है। एलिमेंटल कैल्शियम उसमें ज़्यादा है, तो जैसे कि शेरकाल 500 है तो एलिमेंटल कैल्शियम 500 है और 1250 से लिखा होता है, लेकिन एलिमेंटल कैल्शियम से होता है। ये जो है साइट्रेट, मुझे पता नहीं क्यों आई एम मोर फॉन्ड ऑफ साइट्रेट, और जब तक ये केटो के बारे में नहीं पता था तो फिर मैं कैल्शियम साइट्रेट की एडवाइस करता था। अब जब से केटो के बारे में पता लगा है कि भाई ये तो आर्टरी पे डिपॉजिट कर देता है कैल्शियम, तो बहुत सारे लोग कैल्शियम ऐसे खाए होते हैं जैसे च्युइंगम खाए होते हैं ना, मतलब टॉफी ऐसे खाए होते हैं। क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उनको एक विशेषज्ञ के साथ उसकी उंगली पकड़ के उसके साथ चलना चाहिए। अपनी मर्जी चलाने से आप ही लोगों का नुकसान है। तो वो बेहतर है जो जानता है कि इसको क्या ठीक रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो ये दो होते हैं, कैल्शियम ऊपर कार्बोनेट एंड साइट्रेट, ठीक है। और बाकी और भी होते हैं जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह वगैरह, वो आपकी सेपरेट। अब विटामिन देखा था यूट्यूब के ऊपर 100 years लेडीज और शर्ट का देखते हुए वो अपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती हैं। और मैं एक बार इंग्लैंड गए थे, हमारी मैडम को याद होगा, तो जो सुपर मार्केट में गए थे तो वहाँ पर 90+ के लेडीज शॉपिंग कर रही हैं। एक हाथ में बैग है, वो ऊपर से शॉपिंग कर रही है, वेरी स्मार्ट। people walking also, they know how to live. सनलाइट ले रही, एक्सरसाइज कर रही है, डाइट पे ध्यान दे रही है, ऐसे करना चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान देना जरूरी है। आज ही सुबह वो कैसे चोट लग गई, मसली टूटी हुई। कैसे लग गई कि मैं उस प्लास्टिक की कुर्सी पर खड़ा होकर के ज़्यादा साफ कर रहा था, हाथ दिवाली आई। अब उसको ये भूल गया कि उसकी उम्र 60 साल है, ये 65 साल है, तो ज़्यादा साफ करने के लिए किसी को कह सकते थे, लेकिन वो उस एंथुसियाज्म में प्लास्टिक की कुर्सी फिर खड़े होकर ज़्यादा साफ करते थे। और फिर मैंने बताया बहुत कॉमन है किसी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। एक आखिर में मैंने लाइन जोड़ी है, अभी मैं बरेली में था तो मेरे अंदर में वो ये स्टूडेंट था, वो स्पाइन में इंटरेस्ट लेता, तो मेरा सर स्पाइन में मुझे इंटरेस्ट है, कोई टॉपिक अवार्ड दिए, तो ये टॉपिक अवार्ड दिया था। तो बहुत सीमेंटेड वर्टिकल है, क्योंकि गियरों में जब वर्टिकल बैलेंस करता है उसकी शेप बदल जाती है। तो उसमें बहुत सीमेंट लिखा हुआ नाम, उसमें इंजेक्ट करके बहुत सारे पेशेंट्स में उसका जो शेप है वो नॉर्मल है, पैकोप्लास्टिक, पैलोप्लास्टिक। तो इट इज़ अ गुड कैटेगरी कि जहाँ पर भी -2.5 हो गया है क्या इसको स्कैन का, उनको ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वो 70 मिल गया, तो 35 मिल गया। कुछ कोलिग्स को मैंने देखा गायनेकोलॉजिस्ट, वो वर्कसम एडवाइस कर देते हैं 150 मिलेगा, 1 महीने में 1 बार लेंगे। ऐसे ये रिजर्व केसेस हैं, रिजर्व केसेस मतलब इंटरवेंस और किसी को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो वो लॉस हो रहा है, तो रिजर्व केसेस में ये भी देना पड़ता है। आपने देखा डॉक्टर नरूला ने पूरी बारीकी से सारे डायग्राम बना करके सारी चीज़ें समझाई, और चूँकि मेरा वीडियो अब लंबा हो रहा है इसलिए मैं इतनी सी ही बात यहाँ कह कर के समाप्त करता हूँ और
आपको फिर एक बार कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।